व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 का 17 नवंबर 2024 में, तो उसी का जनरल स्टडीज़ का पेपर करने वाले हैं। उसके पहले हम बात कर लेते हैं ये वीडियो किन लोगों के लिए ज़रूरी है उसके ऊपर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप एमपी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एमपी जीके के लिए आपके लिए ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। और अगर आप एमपी पीएससी एस्पिरेंट हैं, एमपी पीएससी की किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो आपके 2 पेपर होते हैं उसमें से एक जो कॉमन पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, जिसके अंदर आपकी 5 यूनिट्स होती है एमपी जीके की, कंप्यूटर की। तो इसमें आप देखते हैं कि एमपी के आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और आर्ट एंड कल्चर, आपका ट्राइब्स, कंप्यूटर, तो ये लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर कवर करने को मिलेंगे। और ये जो पेपर्स मैं लेकर आई हूँ ये आयोग द्वारा ही कंडक्ट करवाए गए हैं। तो इनको देखने से आपको क्या बेनिफिट होगा। फर्स्ट नंबर पर आप जो है आयोग का पैटर्न समझ पाएंगे, प्रश्नों का आप पैटर्न समझ पाएंगे, कितनी यूनिट्स कवर होगी आपकी, लगभग 5 यूनिट्स कवर हो जाएंगी, 5 यूनिट्स के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। और आपको क्राइटेरिया पता चलेगा, पोर्शन पता चलेगा कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर आप थ्योरी जब पढ़ते हैं किसी भी बुक से या कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो क्या होगा कि अगर आपने इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर पहले से ही सॉल्व किए हुए हैं तो जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होगा, संबंधित जब भी टॉपिक पढ़ेंगे कि इस वाले टॉपिक से इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने देखे हैं, तो हमको उन्हीं को हाईलाइट करने में क्या होगी, हेल्प होगी और इससे आपका टाइम भी बचेगा। तो इसीलिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। दोस्तों अगर आप यहाँ पर इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। एक चीज़ और बता दूं, ये जो वीडियो है 2 पार्ट्स में मैं लेकर आने वाली हूँ। तो आज जो हम करने वाले हैं ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं और इस पेपर में 50 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 50 क्वेश्चंस हैं। तो इन 50 क्वेश्चंस में से हम आज 25 करेंगे पार्ट 1 के अंतर्गत, और इसका पार्ट 2 आएगा, उसके अंदर हम ये 1 से 25 तक पार्ट 1 में कर लेंगे और पार्ट 2 में हम करेंगे 26 to 50। तो इस प्रकार से हमारे जो 50 क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जो है आप लोगों का भी टाइम बच सके और हम जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करने की कोशिश कर सके। मैं इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन का डिटेल डिस्क्रिप्शन बताने वाली हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैंने हर क्वेश्चन का जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप लोगों के लिए लाई हुई हूँ, जिससे आपको समझने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो बिना स्किप करे हुए वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। आपको काफ़ी कुछ सीखने को इस वीडियो से मिलने वाला है, काफ़ी कुछ इस वीडियो से आपको सीखने को मिलने वाला है। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, क्या पूछा है, जनसंख्या घनत्व वाले जिलों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये बोल रहा है कि जो जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार, और वो भी किसका, एमपी का, तो उसको व्यवस्थित करना है। तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, ऑप्शन नंबर ए ये है। बी है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। सी है जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर। फोर्थ है आपका ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल। देखो यहाँ पे हर जिले का नाम लिखा हुआ है जो कि आपके जनसंख्या घनत्व में कहीं ना कहीं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पर जो है स्थान रखता है। और इस प्रकार के जो ऑप्शंस है ना, ये बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। तो हमको इसके लिए कुछ ट्रिक्स जो होती हैं, अगर उसके थ्रू हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है तो हम जो है डायरेक्ट हमारे आंसर पर क्लिक कर सकते हैं। तो इसका जो मैंने ट्रिक बनाया हुआ था उसमें मैंने बनाया था कि बीज गुड मॉर्निंग, BIG से क्या हो जाएगा, बीज, और GM से क्या हो जाएगा, गुड मॉर्निंग, है ना, G फॉर गुड और M फॉर मॉर्निंग। तो ये आपका हो जाएगा ट्रिक। अगर आपने इसको याद नहीं किया तो आप इसको याद कर सकते हैं कि MP का जनघनत्व, या अगर हमको जनसंख्या घनत्व हमको याद करना है तो क्या करेंगे, हम बीज को गुड मॉर्निंग बोल देंगे। B फॉर क्या हो जाएगा आपका, भोपाल हो जाएगा। I फॉर आपका इंदौर हो जाएगा। J फॉर आपका जबलपुर हो जाएगा। और G से आपका हो जाएगा ग्वालियर। ठीक है, तो ये मैंने आपको
फोर्थ फोर इसके 1 2 3 4 करके ये चीज़ें बता दी। अब यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि जनसंख्या घनत्व कितना है। भोपाल का जो है, अभी घनत्व की बात करें तो आपका जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है आपका, जैसे हम मान लेते हैं इसमें, तो इसमें जो नंबर ऑफ पर्सन या कैंडिडेट कितना है, वही क्या होता है आपका जनसंख्या घनत्व होता है। यानी कि इतने एरिया में इतनी जनसंख्या, अगर इंदौर की बात करें, ये भी 1 स्क्वायर किलोमीटर का हमने बताया, इसमें हम इंदौर की बात करें तो यहाँ पे ऐसे लोग रह रहे हैं ना। अगर देखें तो इसके कंपेयर में यहाँ थोड़े कम लग रहे हैं हमको। ऐसे अगर जबलपुर का बनाएंगे तो वहाँ थोड़े और कम हो जाएंगे। एरिया वही रहेगा, क्षेत्रफल वही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। और भोपाल का कितना है 855, यानी कि 855 जनसंख्या घनत्व आपको भोपाल राजधानी जो कि मध्य प्रदेश की है में देखने को मिलेगा। और इंदौर का जो है वो कितना हो जाएगा 841, जबलपुर का 473 और ग्वालियर का हो जाएगा 394। तो ये तो हमने बात की कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की। अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि न्यूनतम कितना होता है, न्यूनतम कहाँ का है। तो न्यूनतम के लिए भी मैंने यहाँ पर आपको ट्रिक लिखी हुई है। न्यूनतम के लिए क्या है, आप डीएसपी को याद रखेंगे, डीएसपी बी प्लस आर यू, डीएसपी बी प्लस आर यू, है ना। तो ये इसकी ट्रिक है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की। किसकी, न्यूनतम जन घनत्व की, जनसंख्या घनत्व की, और किसके, एमपी के, है ना। तो आप याद रखेंगे इसको, डीएसपी बी प्लस आर यू। अब यहाँ पर आप फुल फॉर्म देख लीजिए। D4 क्या होगा आपका, S4 क्या होगा, P4 क्या होगा, B4 क्या होगा, R4 क्या होगा आपका, और आपका जो है U4 क्या होगा। तो ये चीज हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो D है, D4 आपका क्या हो जाएगा, डिंडोरी हो जाएगा। S4 आपका श्योपुर हो जाएगा, और P4 आपका हो जाएगा पन्ना, B4 आपका हो जाएगा बैतूल, और R4 रायसेन। यानी कि बैतूल और रायसेन जो है इनका जो नंबर या पोजीशन है वो एक है, यानी कि कौन सी पोजीशन है इनकी, 4th पोजीशन है ना। 1 इसकी हो जाएगी, 2nd इसकी, 3rd इसकी, इन दोनों की 4th, तो ये 5th, है ना। तो U4 आपका उमरिया हो जाएगा। अब कितना है इनका, तो डिंडोरी का अगर हम देखें तो 94 है, श्योपुर का आपका 104 है, पन्ना का आपका 142 है, और आपका जो बैतूल है उसका है 157, और रायसेन का भी कितना है आपका 157, और आपका उमरिया जो हो जाएगा उसका हो जाएगा 158। किस वन को जैवमृतिका वन भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, ये उष्ण शुष्क पतझड़ वन को। अदर ऑप्शन आपके क्या दे रखे हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। उपाद्र पहाड़ी वन, कटीले वन, उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। तो अगर किसी ने इसको पढ़ा हुआ है अच्छे से डीप में तो वो उसको आंसर कर सकता है। बाकी इसके जो ऑप्शंस हैं उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो जैवमृतिका वन है वो किसको बोला जाता है, उष्ण शुष्क पतझड़ वन को, यानी कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन भी इसको बोला जाता है। और इसमें आपको इसको जो है जैवमृतिका वन के नाम से भी जाना जाता है। इन वनों को जो है आपको देखेंगे 50 से जो है 100 सेंटीमीटर के आसपास जो है इनको वर्षा की आवश्यकता होती है। और कहाँ पाए जाते हैं ये, तो बैतूल और शहडोल वाला जो पैटी है ना, उसके उत्तर में पाए जाते हैं। और शहडोल और जबलपुर वनवत्तों में जो है इनका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कितने उपवर्गों में इनको विभाजित किया गया है, तो 14 उपवर्गों में इनको विभाजित किया गया है। और ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्रफल में अगर हम बात करें ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल इसको समझे आप, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो इन वनों को शुष्क सागौन वन में आप देखेंगे 26.4%, और दक्षिणी मिश्रित पतझड़ वनों का इसमें आपको देखने को मिलेगा 24.55%। और शुष्क पतझड़ झाड़ियाँ जो होती है, झाड़ियाँ का आपको 8.1% यहाँ पर देखने को मिलेगा। और शुष्क प्रायद्वीपी शाल वन आपको 5.1% देखने को मिलेंगे, और खेर वन बाकी के अन्य में आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 अगस्त 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, ऑर्डर ऑफ ग्लोरी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, इंडिपेंडेंस अवार्ड, ऑर्डर ऑफ कैनर। तो इन चारों में से किससे सम्मानित किया गया था द्रौपदी मुर्मू जी को, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनको तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर इससे सम्मानित किया गया था, जो कि कहाँ का, फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना। तो ये राष्ट्रपति जी को दिया गया। और अपने
जो द्रौपदी मुर्मू जी है उनको दिया गया, और ये फिजी के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था, और जिनका नाम क्या है, रातू विलियम मेवा लिली काटोन्यूरे, इनके द्वारा हमारे जो द्रौपदी मुर्मू जी है इनको दिया गया था। द्रौपदी मुर्मू जी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, 15th नंबर की हैं, और कब से इन्होंने अपना पदभार संभाला है तो 25 जुलाई 2022 से इन्होंने अपना पदभार संभाला है। एक और फैक्ट इनके नाम आप याद रखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद जन्मी राष्ट्रपति हैं ये, फर्स्ट राष्ट्रपति हैं, और उसके बाद अगर बात करें तो फर्स्ट फीमेल आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी यही है ना। तो ये चीज़ इनसे रिलेटेड हमको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो इस वाले पेपर्स में आपको एमपीजी के साथ साथ कंप्यूटर, ट्राइब्स, आर्ट एंड कल्चर और आपका जो है करंट अफेयर्स भी होगा। मैंने ऊपर आपको करंट अफेयर नहीं बताया, करंट अफेयर्स भी आपका कुछ कुछ हद तक जो है इसमें कवर होने वाला है आपका, तो काफ़ी हेल्प यहाँ से आपको मिलेगी। ये जो अपना 4th नंबर का क्वेश्चन दे रखा है ये आपका कंप्यूटर वाली यूनिट का है ना। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा प्लेटफॉर्म अपने नियमित पोस्ट पर 280 वर्ण को सीमा रखने के लिए जाना जाता है ना। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स या लिंक्डइन। तो इन सब में से कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, एक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब एक्स की अगर हम बात करें तो इनके सीईओ कौन है, तो लिंडा याकारिनो इसके सीईओ हैं, और चेयरपर्सन और सीटीओ की अगर हम बात करें तो वो कौन है, एलन मस्क हैं। और इसकी जो स्थापना की गई थी है ना 6 अक्टूबर 2010 को की गई थी, और स्टार्टिंग में इसके अंदर जो वर्ड लिमिट होती थी है ना, अभी 280 कर दी गई है, लेकिन स्टार्टिंग में इसकी वर्ड लिमिट कितनी हुआ करती थी 140, जिसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है 280। फेसबुक की अगर हम बात करें तो फेसबुक के संस्थापक कौन है, मार्क जुगरबर्ग। अगर हम बात करें अभी 2025 का जो 16 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ था प्री का, तो उसके अंदर भी फेसबुक के संस्थापक पूछे थे है ना। तो यही जो है आपका आंसर था मार्क जुगरबर्ग, और 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद यहाँ पर अगर इंस्टाग्राम की हम बात करें तो इंस्टाग्राम जो है केविन सिस्ट्रामर और माइक क्राइगर जो है इनके संस्थापक हैं। और यूट्यूब की अगर हम बात करें है ना, यूट्यूब जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2005 में की गई थी। पेपाल कंपनी के जो लोग थे चार्ड हार्ली, स्टीव चैन और जावेद करीम, तो इन लोगों ने मिलकर के जो है यूट्यूब की स्थापना की थी। उसके बाद लिंक्डइन की बात करें तो इसके किन लोगों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो रेड हॉफमैन, एलन ब्लू, कॉस्टेटिन ग्वारिक, तो इन सभी ने मिलकर के जो है लिंक्डइन को स्टेबलाइज किया था 14 दिसंबर 2002 को। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था ना, एक्स की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, मैं तो आपको यहाँ पे राइट डाउन करके बता देती हूँ। एक्स की जो स्थापना है वो की गई थी आपकी मार्च 2006 में, और इसको लॉन्च कब किया गया था, तो इसको लॉन्च जो किया गया था वो जुलाई 2006 में किया गया था। और ये जो डेट लिखी हुई है 6 अक्टूबर 2010, ये किसकी है, इंस्टाग्राम की डेट है ना। इंस्टाग्राम जो है उसको 6 अक्टूबर 2010 को स्थापित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज छिपा शिल्प। छिपा शिल्प जो है वो संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है आपका, छिपा शिल्प कपड़ा से, और कपड़ा कहाँ का, भैरवगढ़ उज्जैन का। अगर हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ी कहाँ की, बुधनी की है। लकड़ी के खिलौने अगर हम बात करें ना तो लकड़ी के खिलौने बुधनी के, और वो भी लकड़ी कौन सी, दूधी लकड़ी होती है वो है ना, दूधी लकड़ी। और बुधनी कहाँ पड़ता है आपके, सीहोर में, और यहीं से शिवराज सिंह जी चौहान भी है। और रीवा में भी जो लकड़ी के खिलौने यहाँ के प्रसिद्ध है यहाँ के। उसके बाद लकड़ी के फर्नीचर की अगर हम बात करें तो आपका छतरपुर है ना, छतरपुर के जो लकड़ी के फर्नीचर है उनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो ये चीज भी आपको याद रखते हुए चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कानन घाटी कोयला क्षेत्र की खदान कौन सी है, गोरबी, जयंत, जुन्नारदेव या जिंगुरदा। तो खदान से क्वेश्चन है ये। आपको एक चीज़ यहाँ याद रखना है, जितने भी आप खनिज पढ़ते हैं ना तो उनकी खदानों को जरूर याद रखिए, क्योंकि ये जो है पीएससी क्या करता है, खदानें जरूर पूछता है, तो खदानों को आपको याद कर लेना है हर एक खनिज की, और किस क्षेत्र में है वो ये भी आपको याद करना है। तो यहाँ पर कौन सी है, तो आपके जुन्नारदेव हो जाएगी है ना, किसकी, कानन घाटी क्षेत्र की, कोयला क्षेत्र की। बाकी गोरबी, जयंत, झिंगुरदा है ना, ये कहाँ की हो जाएगी, यहाँ पे हम बात कर लेते थोड़ा सा कि एमपी के कोयला क्षेत्र कौन कौन से,
तो एमपी में मुख्य रूप से दो कोयला क्षेत्र, एक मध्य भारत कोयला क्षेत्र है और एक सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है। तो मध्य भारत आपका ये वाला हो जाएगा, है ना, मध्य भारत, और ये आपका हो जाएगा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। तो ये दो प्रकार से मैंने आपको वर्गीकृत करके बता दिया है ना। यहाँ पर जो है आपको इनके नाम भी मैंने जो है बहुत शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिए। मध्य भारत कोयला क्षेत्र जो है इसके अंदर आपके 3 और 2 पाँच कोयला क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से हैं वो, तो ये एस फॉर सोहागपुर हो जाएगा, है ना, सोहागपुर सिंगरौली कोयला क्षेत्र। और सोहागपुर कोयला क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, कौन से जिले में, तो शहडोल में आता है ये, है ना। और उसके बाद में है आपका उमरिया के उत्तर में उमरिया कोयला क्षेत्र है। और उसके बाद आपका हो जाएगा कोरार कोयला क्षेत्र जो कि उमरिया जो है उसके उत्तर में स्थित है। और एक और हो जाएगा आपका जोहिला कोयला क्षेत्र जो कि जोहिला नदी घाटी में स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की, तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र जो है आपको इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र देखने को मिलेंगे, तो कानन घाटी क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र, पेंच कोयला क्षेत्र, है ना, पेंच, और ये पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र। उसके बाद आपका हो जाएगा शाहपुर तवा क्षेत्र, और ये मोहपानी तवा क्षेत्र, मोहपानी कोयला क्षेत्र, सॉरी। तो इसमें आपका पूछा हुआ था, वो आंसर हमने यहाँ पे लगा दिया है कि कानन घाटी कोयला क्षेत्र की खदान कौन सी है, तो जुन्नार देव है ना, जुन्नार देव है किसकी, कानन घाटी कोयला क्षेत्र की। और यहाँ पर और अगर आपको याद रखना है कानन घाटी कोयला क्षेत्र के अन्य खदानों के नाम, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। शारदा, दमुआ, कलीन, छपार, है ना, इसको काली छपार नाम से भी जाना जाता है, धेरावारी, नीमखेरा, पठारा, जिनोर, दातला जमाई, हिंगन देवी, हिरदागढ़, जुनार देव, नीमरखेड़ा, राखी खोल, दानवा और नदन भाजी पानी। तो ये सभी जो है कानन घाटी क्षेत्र कोयला क्षेत्र की खदानों के नाम अभी मैंने आपको जस्ट बताए, तो आपको ये याद रखना है। ऐसे ही जो जितना मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत जो 5 कोयला क्षेत्र है, इन सभी की भी अलग अलग खदानें और उनके नाम है, तो वो भी आपको पढ़ना है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की जितनी अलग अलग कोयला क्षेत्र है उन सभी की अलग अलग खदानें, उनके पर्टिकुलर नाम है, तो वो भी आपको पढ़ना है। और उन नामों से ही क्वेश्चन आते हैं अगर आपका ये कोयला रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो, है ना। Our next question is मशीन लर्निंग में उनके काम के लिए 2024 में भौतिकों में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो जॉन हॉपफील्ड व जेफरी हिंटन को किया गया था। जॉन हॉपफील्ड जो है यूएसए यूनिवर्सिटी से है और जेफरी हिंटन जो है वो कनाडा यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, क्या बोल रहा है, नहीं रहे हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भगवत दयाल शर्मा। अब भगवत दयाल शर्मा जी जो है वो क्या है, राज्यपाल रहे हैं मध्य प्रदेश के, वो भी कौन से नंबर के, 9th नंबर के राज्यपाल रहे थे मध्य प्रदेश के, 9th नंबर के। और कब से कब तक रहे थे ये, तो 30 अप्रैल 1980 से 25 मई 1981 के टाइम पीरियड में ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। और जब ये राज्यपाल थे तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो अर्जुन सिंह थे। और अर्जुन सिंह का जो टाइम पीरियड था वो था 1980 से 1985 के बीच में। ऊपर अगर हम बात करें रविशंकर शुक्ल जी, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे जो कि 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 के बीच रहे हैं। और ये इनके नाम पर एक और चीज़ आप याद रखना कि ये जो है मध्य प्रदेश के फर्स्ट सीएम भी रहे हैं और गैर निर्वाचित, यानी कि सीधे इनको सीएम बनाया गया था जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, है ना। तो ये नाम आपको याद रखना है। और पद पर रहते हुए कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी, है ना। तो ये भी एकमात्र ऐसे सीएम रहे हैं मध्य प्रदेश के जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। और आप एमपी में जो विद्या मंदिर, तो विद्या मंदिर योजना भी है जो रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा लाई गई थी और इनका संबंध जो है वो सागर जिले से रहा है। साथ ही आप याद रख सकते हैं कि स्वराज पार्टी के सदस्य रहे हैं ये, और शिक्षा मंत्री भी इनको बनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई। उसके बाद इनको जो है पुरोधा नाम से भी जाना जाता है। कई सारे फैक्ट जो है इनके नाम से जुड़े हुए हैं। एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, है ना। और इनके नाम पर रायपुर छत्तीसगढ़ में एक विश्वविद्यालय भी है। तो ये रविशंकर शुक्ल जी की बात हो गई। उसके बाद भगवंत राव मंडलोई की अगर हम बात करें तो ये हमारे एमपी के सेकेंड नंबर के सीएम थे, है ना, सेकेंड नंबर के सीएम थे। और कब से कब तक थे, तो 1 जनवरी 1957 से 30 जनवरी 1957 तक
ये रहे हैं सीएम। अब इनके नाम पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट ये कहाँ से थे, ये चीज़ हमको याद रखना, तो खंडवा से थे ये। और प्रथम जो आप देखेंगे तो कार्यवाहक सीएम हम बोल सकते हैं इनको, है ना। जब इनकी रविशंकर शुक्ल जी की डेथ हो गई थी तो उसके बाद एमपी को सीएम चाहिए था तुरंत, तो जो भगवत राव मंडलोई जी हैं इनको सीएम बना दिया गया था। तो ये क्या थे, कार्यवाहक सीएम थे फर्स्ट एमपी के, है ना। और ये टाइम ड्यूरेशन है इनका, ये भी जो है ये एक और चीज़ याद रखेंगे कि एमपी के 2 बार सीएम रहे हैं ये। और फर्स्ट टाइम जो रहे थे वो तो मैंने यहाँ पे बता दिया, 1 जनवरी 1957 से 30 जनवरी 1957 के बीच में। और सेकेंड टाइम जब ये बने थे तो वो 12 मार्च 1962 से 29 सितंबर 1963 के बीच में ये रहे थे, है ना। और इनको जो है संविधान सभा का सदस्य भी इनको बनाया गया था और 1970 में पद्म भूषण भी इनको प्राप्त हुआ है। तो इतने फैक्ट आप भगवंत राव मंडलोई जी से के नाम से आपको याद रखना है, इतने फैक्ट इनके नाम से जुड़े हुए हैं। उसके बाद अगर हम थर्ड बात करें तो कैलाश नाथ काटजू है, जो कि हमारे एमपी के 3rd नंबर के सीएम रहे थे, है ना। 3rd नंबर के सीएम रहे थे एमपी के। और कब से कब तक रहे थे, तो 31 जनवरी 1957 से 14 अप्रैल 1957 तक ये रहे थे। कैलाश नाथ काटजू कहाँ से थे ये, तो जावरा जो है एमपी का, है ना, जावरा रतलाम, वहाँ से इनका संबंध था। और 2 बार सीएम रहे हैं ये भी, है ना। फर्स्ट टाइम तो इस टाइम ड्यूरेशन में रहे और सेकंड टाइम रहे थे 15/4/1957 से लेकर के 11/3/1962 के बीच में ये रहे थे। फर्स्ट निर्वाचित अगर हम बात करें एमपी का कोई सीएम था तो वो आपका था कैलाश नाथ काटजू जी। और केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे हैं ये, रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे हैं, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। और अगर पेशे से हम बात करें तो ये जो क्या थे, एडवोकेट थे, है ना। और आज़ाद हिंद फौज के लाल किले मुकदमे में भी इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। तो इतने फैक्ट जो है हमको कैलाश नाथ काटजू जी से याद रखना है। और सीधे केंद्र से जो है ये राज्य में क्या कर दिया गया था, इनको भेज दिया गया था, है ना, और सीएम बना दिया गया था कैलाश नाथ काटजू जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज तुमेन अभिलेख पूछा है, तुमेन अभिलेख किस जिले में स्थित है, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, गुना। गुना में तुमेन अभिलेख स्थित है और वो कहाँ, गुना के तुमेन गांव में, है ना। तो ये किस प्रकार का अभिलेख है, तो एक शिलालेख अभिलेख है, यानी कि पत्थरों के ऊपर इसको बनाया हुआ है। उसके बाद किसके द्वारा करवाया गया था, तो गुप्त शासक जो कुमार गुप्त थे इनके शासन काल में इसका निर्माण किया गया था। अभी गुना की बात करें तो अगर हम एमपी का मैप बना के देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको बना के बता देती हूँ, है ना। तो ये वाला जो एरिया है ना आपका, ये आपका गुना है और यहीं पर आपको ये स्तूप देखने को मिला था। और ये आपका हो जाएगा अशोक नगर, है ना, ये गुना और ये अशोक नगर। तो यहाँ पर आपको कौन सा स्तूप मिलेगा, या अभिलेख मिलेगा आपको, तुमेन अभिलेख, स्तूप नहीं, क्या अभिलेख मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज खिलाड़ी मंजूषा कंवर का संबंध किस खेल से है, तो खिलाड़ी मंजूषा कंवर का जो संबंध रहा है वो बैडमिंटन से रहा है। और कहाँ की है ये, तो महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र में भी कहाँ से है, पुणे से। कहाँ से है, पुणे से, महाराष्ट्र के पुणे से ये हैं। और 2023 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अन्य पुरस्कार भी इनके नाम पर है, तो आप जो है उनको देख सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉक फॉस्फेट का यूज किस उद्योग में किया जाता है, तो रॉक फॉस्फेट का जो यूज किया जाता है वो उर्वरक उद्योग में किया जाता है। अगर हम बात करें आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की, तो एमपी का जो स्थान रहा था किसमें, रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में, तो 2nd नंबर पर रहा था। और अगर हम बात करें कि सर्वाधिक कहाँ का, एमपी के किन एरियाज में जो है आपको रॉक फॉस्फेट देखने को मिलेगा, तो झारखंड में सर्वाधिक, आपका जो झाबुआ है वहाँ पर सर्वाधिक मिलता है। उसके बाद आपको देखेंगे आप खरगोन में आपको ये मिलता है, सागर में आपको ये देखने को मिलेगा। और आपको ये आपका छतरपुर, छत्तीसगढ़ नहीं, छतरपुर में भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये झाबुआ, ये आपका खरगोन, ये आपका सागर और ये आपका हो जाएगा छतरपुर। तो इन जगहों पे आपको क्या मिलेगा, रॉक फॉस्फेट देखने को मिलेगा। और यूज इसका कहाँ किया जाता है, तो उर्वरक उद्योग में आपका यूज किया जाता है। और आपका अगर हम बात करें तो गुना में क्या है, आपकी राष्ट्रीय उर्वरक कंपनी है, आपकी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, है ना। तो गुना में आपको ये कंपनी देखने को मिलेगी, है ना। और जिसमें क्या किया जाता है, रॉक फॉस्फेट का यूज किया जाता है इस कंपनी में, है ना। ओमान की हेल्प से इस कंपनी को स्थापित किया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ स्थित है, क्या पूछा है, क्रिस्टल आईटी पार्क का पूछा है, क्रिस्टल आईटी पार्क का पूछा है, वो भी किस कहाँ के, एमपी के। तो एमपी में क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ पर है, इंदौर में है, सभी लोग जानते हैं,
है ना। इंदौर कहाँ लोकेटेड है, ये यहाँ पर अगर हम एमपी का मैप बनाकर देखते हैं तो ये यहाँ पर आपको इंदौर देखने को मिलेगा। और इंदौर में और कौन कौन से आपको पार्क जो है देखने को मिलेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा ITESEZ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये कितने हैं, आपको 2 देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये वाले 2 है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा, रेडीमेड गारमेंट्स कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के इंदौर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज भूमरा प्रसिद्ध है, यहाँ पे पूछा है भूमरा प्रसिद्ध है, तो भूमरा किस लिए प्रसिद्ध है, आपके शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगर भूमरा की लोकेशन हम देखें तो आपको यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपको भूमरा देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज GPT-4 में जीपीटी का क्या अर्थ होता है, पूछा है GPT-4 में ये जो जीपीटी लिखा हुआ है इसका क्या अर्थ है, तो यहाँ पर इसका जो अर्थ होता है वो जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है, तो अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र का यहाँ पर पूछ रहा है, तो ये कहाँ पर स्थित है, जो दिए गए ऑप्शन है उसमें चचाई में स्थित है ना। चचाई कहाँ पर है, ये इस वाले स्थान पर है ना, चचाई कहाँ पर है, आपके इस वाले स्थान में है, अनूपपुर में। कहाँ पर है, चचाई, अनूपपुर। अब अगर हम इस ताप विद्युत केंद्र की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 1965 में की गई थी। इससे उत्पादन कितना होता है, तो 490 मेगावाट जो है यहाँ से विद्युत का उत्पादन होता है। और कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो जो सोहागपुर कोयला क्षेत्र है ना शहडोल का, वहां से इसको कोयले की आपूर्ति होती है। और जल की आपूर्ति कहाँ से होती है, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ की कोयला की आपूर्ति होती है यहाँ से, और यहाँ पर क्या होती है, जल की आपूर्ति होती है ना। चचाई में जो स्थित बांध है वहां से इसको जल की आपूर्ति होती है, किसको, अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किस सम्मानित साहित्यकार कौन है ना, तो साहित्य में जो है नोबेल पुरस्कार 2024 से प्राप्त साहित्यकार जो है वो है हांगकांग। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज शारदा विनोद के संपादक थे, तो श्री नर्मदा प्रसाद मिश्र जी जो हैं वो शारदा विनोद के संपादक रहे हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, दुर्ग में हुआ था। कांग्रेस कार्यकर्ता भी ये रहे हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में भी इन्होंने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार किसका, क्रिकेट का है ना, 2023 में किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था ना, तो आपका जो है मोहम्मद शमी जो है इनको सम्मानित किया गया था क्रिकेट के लिए 2023 में अर्जुन पुरस्कार से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में किसके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था, कहाँ की बात कर रहा है, एमपी की विधानसभा की बात कर रहा है और 2024 की बात कर रहा है, डेट भी दे दी है 3 जुलाई 2024। बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो जगदीश देवड़ा जी जो है ना, उप मुख्यमंत्री जो है हमारे मध्य प्रदेश के, तो इनके द्वारा ये बजट पेश किया गया था। और ये अगर हम बात करें तो कौन कौन से विभाग इनके पास है, तो वित्त विभाग है, वाणिज्य कर विभाग इनके पास है, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग इनके पास है। तो कहाँ से हैं ये विधायक, तो आप बात करेंगे मल्हारगढ़ सीट है ना, जो कि कहाँ पर है, नीमच में है, तो वहां से इनका संबंध है और इनका जन्म स्थान भी क्या है, आपका नीमच है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमपी ऑनलाइन किसके बीच एक सहयोग है, तो मध्य प्रदेश सरकार और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बीच में जो है TCS, अगर हम बात करें ना TCS के बीच ये क्या है, एक सहयोग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में ओरिएंट पेपर मिल कहाँ स्थित है, तो आपका अमलाई, तो इस वाले एरिया में आपको ये देखने को मिलेगी शहडोल में। कहाँ पर है, शहडोल में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1965 में की गई थी बिरला ग्रुप के द्वारा। और एशिया की सबसे बड़ी निजी है ये पेपर मिल है। और इसकी क्षमता की अगर हम बात करें तो 1.5 लाख टन कागज का उत्पादन इसके द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर स्थापित की गई, अमलाई, जो कि कहाँ स्थित है, शहडोल में स्थित है। और स्थापना 1965 में बिरला ग्रुप के द्वारा की गई। एशिया की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की ये पेपर मिल है और क्षमता इसकी 1.5 लाख टन इसकी क्षमता है कागज उत्पादन करने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक विकेंद्रीकृत डिजिटल बही खाता तकनीक जो कई कंप्यूटरों पर लेनदेन को सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड करती है और मुख्य रूप से बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में उपयोग की जाती है, क्या कहलाती है, तो इसको ब्लॉकचेन बोला जाता है। माधवराव सप्रे संग्रहालय संबंधित है, तो पत्रकारिता से इसका संबंध है।
है ना, कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है और 1984 में इसकी स्थापना की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है? तो ये पणजी गोवा में स्थित है, जो कि अगर हम इंडिया का मैप बनाकर देखते हैं यहाँ पर, तो ये वाली जो लोकेशन है आपकी, यहाँ पर क्या है आपका? गोवा है ना। अगर इसके हम उत्तर में बात करें तो आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, और पूर्व की ओर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कर्नाटक देखने को मिलेगा, और इसके दक्षिण में भी कर्नाटक ही है, लेकिन थोड़ा और नीचे अगर हम आएंगे कर्नाटक को लांग करके तो आपको ये सबसे नीचे इधर केरल दिखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्मदा घाटी में कम वर्षा का सर्व प्रमुख कारण क्या है? तो सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया होना इसका सबसे प्रमुख कारण है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा वृष्टि छाया। चलो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एमपी का मैप मैंने बनाया हुआ है, और इसमें ये जो है ये आपको देखने को जो मिल रही है ये क्या है? विंध्य पर्वतमाला है ना। विंध्य पर्वतमाला है जो कि आपके सासाराम बिहार तक, इधर यूपी बिहार है ना, छत्तीसगढ़, यहाँ सब दूर ये फैली हुई है ना, अलग अलग चेन के फॉर्म में ये फैली हुई है। एक शाखा इधर जा रही है, एक यूपी जा रही है, एक बिहार जा रही है ना, ये ऐसे फैली हुई है आपकी कौन सी? विंध्य पर्वतमाला। अब होता क्या है, ये आपकी नर्मदा नदी बह रही है, ये आपकी जो मैंने बनाई हुई है ये क्या है आपकी? ये आपकी सतपुड़ा पर्वतमाला है, और ये क्या है? विंध्य पर्वतमाला। अब यहाँ इन दोनों के बीच में कौन बह रही है? कौन सी नदी बह रही है? तो आपकी नर्मदा नदी बह रही है। ये आपकी नर्मदा नदी हो जाएगी। ये विंध्य और सतपुड़ा, ये विंध्य, और ये आपकी हो जाएगी सतपुड़ा, ये आपकी विंध्य। अब होता क्या है, जब अगर हम ये इंडिया का मैप बनाते हैं ना, हमारा एमपी यहाँ पर लोकेटेड है, सपोज करिए आप। अब यहाँ पर ये विंध्य सतपुड़ा आ जाएगी, और यहाँ पे विंध्य पर्वतमाला आ जाएगी, ये नर्मदा घाटी क्षेत्र हो जाएगा। अब जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ना इधर से, या फिर इधर से भी आता है, तो क्या होता है? उसको किससे टकराना पड़ता है? आपके सतपुड़ा वाले क्षेत्र से टकराना पड़ता है। तो क्या होता है? इस वाले एरिया में ज्यादा बारिश हो जाती है, और क्या होता है? इसकी परछाई उधर पड़ेगी, तो होता क्या है कि जो सारा का सारा पानी है यहीं पर खत्म हो जाता है, इधर जाते जाते बहुत कम पानी बचता है, और बारिश जो है मुख्य रूप से यहाँ पर क्या होती है? कम देखने को आपको मिलती है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की वृष्टि छाया होने के कारण क्या होता है? ये नर्मदा घाटी क्षेत्र, ये नर्मदा नदी और ये इसके आसपास का एरिया क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो सतपुड़ा की छाया आने के कारण क्या हो जाता है? यहाँ पर बारिश आपको कम देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये हमारे आज के थे 25 क्वेश्चन जो कि हमने पार्ट ए के अंतर्गत कवर किए। आपको कैसी लगी क्लास? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं और भी अच्छा कंटेंट और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाऊँ। और इसके आने वाले जो 25 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी पार्ट 2 के अंतर्गत। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कुछ इस प्रकार से आप लोगों के लिए बना के रखे हुए, तो ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।